ऑर्किड सिटीजन्स के टैलेंट्स को जागृत करना शुरू कर दिया, जिससे काम की गति और तेज हो गई। चैतन्य की मदद से मिली नई स्किल्स, टैलेंट्स और ज्ञान के साथ सबने टाउन की पुरानी जर्जर इमारतों को तोड़ना तेजी से शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पूरा टाउन समतल हो गया। इसके बाद नए डिस्ट्रिक्ट की नींव डालने का काम शुरू हुआ। नया ऑर्किड टाउन का कायापलट शुरू हो चुका था और लोकल्स लोग तब तक छोटे छोटे अस्थायी घरों में रहे। ये घर भले ही साधारण थे, लेकिन उनके पुराने घरों से कहीं बेहतर थे, जिनके गिरने और उन्हें दबाने का 50% खतरा था। इतना ही नहीं, उन्हें खाने पीने का ढेर सारा सामान मिल रहा था, जिससे उनका पेट हमेशा भरा रहता था। चैतन्य के ट्रक में रेफ्रिजरेशन सिस्टम था, जिससे चिकन मटन के टुकड़ों को बिना खराब हुए लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता था। जरूरत पड़ने पर वो नेशन ऑफ रिबॉर्न से जाकर के और खाना ला सकता था। सब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो रिबॉर्नियन इंजीनियर्स की मदद से नया ऑर्किड को बड़ा और बेहतर बनाने में जुटे थे। रोटी चाहिए? बेल्टाइन ने अपनी बेकर टैलेंट जागृत करने के बाद फटाफट अपनी स्किल्स का इस्तेमाल किया और एनर्जी से भरी पेस्ट्रीज बनाई, जिनका मजा हर कोई काम के दौरान ले सकता था। चैतन्य ने उसे अपने पिछले जन्म की मशहूर ब्रेड क्रोइसैंट बनाना भी सिखाया। वो अपना ज्यादातर समय इंजीनियर्स की बनाई अस्थायी बेकरी में बिताती थी। ऐसी शानदार खुशबू वाली ट्रीट्स बनाती थी कि हर कोई और खाने के लिए ललचा जाता था। चैतन्य की जागृति की वजह से नया ऑर्किड के ज्यादातर लोग कम से कम 10 साल जवान दिखने लगे थे। उनकी बॉडी अब कमजोर नहीं, बल्कि पूरी तरह से हेल्दी लग रही थी। कंस्ट्रक्शन और इमारतें ढाने की आवाजों के बावजूद नया ऑर्किड के लोग एक अजीब सी सकारात्मक ऊर्जा में थे। इस बीच नया ऑर्किड के आसपास के जंगलों में कहीं ऑर्केनाइन ट्राइब का एक लकड़ी का गांव था। ये ऑर्किड ज्यादातर बिना कवच के रहते थे, बस एक लंगोटी से अपने निजी अंगों को ढकते थे। उनकी फर, मसल्स और फैट ही किसी भी हमले के लिए काफी मजबूत रक्षा थे। समय के साथ ये उनके लिए गर्व की बात बन गई। जो अपनी नंगी त्वचा से तलवारों और भालों का मुकाबला कर लेता, उसे बाकियों से ज्यादा बहादुर माना जाता था और सब उसकी तारीफ करते थे। उनके भेड़िए जैसे कान छल्लों और पंखों से सजे होते थे, जो उनकी उपलब्धियों जैसे सफल शिकार, बच्चे पैदा करना या विरोधी ट्राइब को हराने का प्रतीक थे। जिनके पास ज्यादा गहने होते, उन्हें सुपीरियर माना जाता था और गांव में उनकी इज्जत बहुत ज्यादा होती थी। उनका चीफ सबसे बड़ा बॉस था। उसकी फर सबसे मोटी, बॉडी सबसे विशाल और दांत किसी भी चाकू से ज्यादा तेज थे। ऑर्क कैनाइन हाइब्रिड डेमी ह्यूमन लीडर अपने सिंहासन पर बैठा था, जो उसके दुश्मनों की फर और पंखों से सजा था, क्योंकि उसके कान पहले ही ढेर सारे गहनों से भरे थे। क्या उन्होंने सरेंडर कर लिया? ऑनार्केनाइन चीफ ने अपने अनुयायियों से पूछा। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। भूकंप के बाद जब अर्थ गॉडेस ने अपना गुस्सा दिखाया, तब से वो ऑक्यूपाइन ट्राइब के साथ गृह युद्ध में उलझे थे। भूकंप ने उन्हें भी बुरी तरह प्रभावित किया था, क्योंकि उनका मुख्य खाने का स्रोत वही जंगल थे जो उस आपदा में तबाह हो गए थे। दोनों ट्राइब्स की दुश्मनी शुरू से थी, लेकिन पहले ये दोस्ताना मजाक जैसी थी, न कि गंभीर दुश्मनी। लेकिन जंगल की तबाही और गोल्डन रोड के पतन ने संसाधनों को कम कर दिया, जिससे दोनों ट्राइब्स बचे हुए संसाधनों पर कब्जा करने के लिए भिड़ गए। जंगल अब दोनों ट्राइब्स के लिए छोटा पड़ गया था। उन्हें पता था कि अगर दोनों ट्राइब्स एक ही इलाके में रहीं, तो भूख से सब मर जाएंगे। इसलिए उनमें से एक को उस जगह से बाहर जाना होगा। लेकिन दोनों ट्राइब्स खुद को उस जमीन का हकदार मानती थीं। ऑर्केनाइन ट्राइब जानती थी कि वो कायर ऑर्क्यूपाइन ट्राइब से ज्यादा ताकतवर है, जबकि ऑर्क्यूपाइन ट्राइब को लगता था कि बिना दिमाग के ऑर्केनाइन ट्राइब जमीन को पोषित करने की बजाय सिर्फ बर्बाद करेगी। दोनों का उस इलाके पर दावा था, यानी कोई पीछे हटने वाला नहीं था। चीफ, वो कांटेदार ऑर्किड का रास्ता देने को तैयार नहीं है। उन्होंने हमारी जमीन छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया, एक ऑर्किड ने रिपोर्ट दी। ऑर्केनाइन चीफ ने तंज कसा, वही पुरानी बात। उसे यह मजेदार लगा कि ऑर्क्यूपाइन ट्राइब
जिसके शरीर कांटों और सुइयों से भरे थे, कायर होकर दूसरी जमीन ढूंढने से मना कर रही थी। और सैनिक भेजो, उन्हें दिखाओ कि गॉडेस का आशीर्वाद हम पर है, चीफ ने आदेश दिया। हालांकि उनकी दुश्मनी गहरी थी, दोनों ऑर्क ट्राइब्स ने हिंसा से झगड़ा सुलझाने से इनकार कर दिया। वो जंगली नहीं थे, इसके बजाय वो पूजा के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। ये ऑर्किड अर्थ गॉडेस की पूजा करते थे क्योंकि वो उन्हें जीवित रहने का सामान देती थी। अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए ऑर्किड अपनी जांघें थपथपाते और पूरी ताकत से चिल्लाते थे। उनका मानना था कि जो गॉडेस की ज्यादा पूजा करता वही उसकी कृपा का हकदार है। ऑर्केनाइन और ऑर्क्यूपाइन दोनों ट्राइब्स खुद को सबसे अच्छा भक्त मानती थीं। हम उन्हें दिखाएंगे कि गॉडेस हमारा साथ देती है। पेड़ ऐसा कह रहे हैं, चीफ ने अपने सिंहासन से उठते हुए कहा और टेंट से बाहर निकला। चीफ को देखते ही ऑर्किड ने सम्मान में अपनी जांघें थपथपाईं, जिससे बाकियों को संकेत मिला कि चीफ मौजूद है। मुझे हमारे पवित्र स्थान पर ले चलो, चीफ ने कहा। ऑर्किड गार्ड्स ने अपने चीफ को जंगल की गहराई में ले गए, जहां उनका पवित्र पूजा स्थल था। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़े, पेड़ों की विविधता कम होती गई और आखिर में पूरे इलाके में सिर्फ एक तरह के पेड़ दिखने लगे। इस खास पेड़ में न तो मोटा तना था, न चौड़ी पत्तियों का ताज, न ही ऊंचाई। बस इतना था कि ऑर्किड चलकर इसके तने से फल तोड़ सके। चीफ ने अपने सामने सबसे करीब पड़े फल को देखा। काफी समय बाद वो आखिरकार भूरा हो गया था, जो कटाई के लिए तैयार था। मैं गॉडेस का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें ये कोको दिया, उसने कहा और तने से एक फली तोड़ ली। जिन पेड़ों की ये ऑर्किड पूजा करते थे वो कोको के पेड़ थे। ये कोको दिया, उसने कहा और पेड़ के तने से एक फली तोड़ ली। जिन पेड़ों की ये ऑर्किड पूजा करते थे वो कोको के पेड़ थे। ऑर्किड कोको को, जिसे स्थानीय लोग ककाओ कहते थे, को बहुत पवित्र मानते थे और इसे अर्थ गॉडेस से गहराई से जुड़ा हुआ समझते थे। इसलिए उनकी टेरिटरी के आसपास हजारों कोको के पेड़ थे। हर पेड़ पूरी तरह बड़ा और साल भर फल देने के लिए तैयार था। ऑर्केनाइन और ऑर्क्यूपाइन दोनों ट्राइब्स इन पेड़ों की पूजा करती थीं और इन्हें किसी भी नुकसान से बचाती थीं। उनकी परंपरा थी कि अगर कोई पेड़ मर जाए तो उसकी जगह 10 नए बीज बोए जाए, ताकि उनके पवित्र स्थान पर गॉडेस का आशीर्वाद बना रहे और उनका ऑर्किड हमेशा हरा भरा रहे। ये परंपरा उनके पूर्वजों ने शुरू की थी और यहाँ बनने वाले हर चीफ ने इसे बरकरार रखा। यही कारण था कि ये जगह ऑर्किड ट्राइब्स के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी। यहाँ से जाना मतलब गॉडेस की आशीर्वाद वाली जमीन को छोड़ना था। भले ही उन्हें कहीं और उपजाऊ जमीन मिल जाए, लेकिन कोको के पेड़ों का ऐसा जंगल दोबारा बनाने में सालों लग जाते। कोई भी यहां से जाने को तैयार नहीं था। लेकिन अगर कोको के पेड़ों की बेहतरी के लिए जाना पड़ता तो दोनों ट्राइब्स इसके लिए तैयार थीं। समस्या ये थी कि हर चीफ को लगता था कि दूसरा चीफ इन पेड़ों की रक्षा और देखभाल नहीं कर सकता। इसीलिए दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। ऑर्केनाइन ट्राइब ताकत और शक्ति में बेहतर थी, खासकर क्योंकि वो ऑर्किड और भेड़ियों का मिक्सचर थे। लेकिन उनकी रक्षा करने की कैपेसिटी थोड़ी कमजोर थी। उनका आक्रामक स्वभाव हमला करने में तो शानदार था, लेकिन पवित्र कोको के पेड़ों को बाहरी खतरों से बचाने में वो थोड़े कमजोर थे। वहीं दूसरी तरफ ऑर्क्यूपाइन ट्राइब रक्षा में माहिर थी। ऑर्किड और साही के मिक्सचर होने की वजह से उनके पास डिफेंसिव कांटे और सुइयां थीं, जो हर दिशा में भाले की तरह छूट सकती थीं, इतनी तेज कि धातु के कवच को भी भेद दें। वो रक्षा में तो कमाल थे, लेकिन हमलावर ताकत लगभग शून्य थी। उनकी मुख्य रणनीति थी कि वो एक जगह जमकर बैठ जाए और जो भी पास आए उसे भेद दे। लेकिन इसकी भी कमजोरी थी। हमलावर ताकत न होने की वजह से उनके दुश्मन बिना नतीजे के हिट एंड रन कर सकते थे। वो अपनी ऊर्जा रिचार्ज कर लेते, जबकि ऑर्क्यूपाइन एक ही जगह अटके रहते, आराम नहीं कर पाते। आखिर में वो थक जाते और दुश्मनों को हमले का मौका दे देते। ऑर्केनाइन और ऑर्क्यूपाइन दोनों की अपनी ताकत और कमजोरियां थीं। समस्या ये थी कि दोनों में से कोई भी अपनी पवित्र जमीन को पूरी तरह सुरक्षित करने में
कैपेबल नहीं था, इसलिए कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो समझ क्यों नहीं रहा? ऑर्केनाइन चीफ ने बड़बड़ाया, ठोस हमला ही सबसे अच्छी रक्षा है, खासकर हमारी गॉडेस के आशीर्वाद के साथ। चीफ ने अपने नंगे हाथों से एक ककाओ फली तोड़ी। भूरे सख्त छिलके के अंदर उसे रसीले सफेद बीन्स का गुच्छा मिला। उसने एक बीज को एक्साइटमेंट से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा बीन्स गॉडेस का इतना बड़ा आशीर्वाद लिए हुए है। फिर उसने उसे अपने दांतों के बीच रखा, चबाया और एक ही घूंट में निगल लिया। आह, यह बहुत कड़वा है। चीफ ने बीन्स खाने के बाद उसका चेहरा कड़वाहट से सिकुड़ गया। कई बार ककाओ बीन्स खाने के बाद भी ऑर्किड को उनके मुंह में कड़वाहट से नफरत थी। ये वो स्वाद था जो उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ाता था। अगर ये गॉडेस की आशीर्वाद वाली चीज न होती तो वो हर ककाओ बीन्स को थूक देते, लेकिन अपनी परंपरा के चलते कड़वाहट से नफरत के बावजूद वो फिर भी इसे खाते थे। वो इसे गॉडेस का इम्तिहान मानते थे। अगर वो प्रकृति की सबसे कीमती रचना का स्वाद भी सहन नहीं कर सकते तो वो उनके आशीर्वाद के लायक नहीं। चीफ ने आंखें बंद की और गॉडेस के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हुआ। अचानक उसके शरीर के आसपास एक लाल आभा दिखने लगी, जो उसे ऊर्जा और शुद्ध ताकत से भर रही थी। उसके मांसपेशियां फूल गईं, नसें उभर आईं। उसकी फर खड़ी हो गई, जैसे उसे ककाओ बीन्स से मिली शारीरिक ताकत का एहसास हो गया हो। सिर्फ एक बीन्स ने उसकी मांसपेशियों को दोगुना कर दिया, जिससे वो अपनी सामान्य बॉडी से दोगुनी ताकतवर हो गया। ये था गॉडेस का आशीर्वाद। बेशक ककाओ बीन्स में कुछ खास नहीं था, ये प्राकृतिक दुनिया के किसी भी बीन्स या फल से अलग नहीं था, लेकिन ककाओ बीन्स का रासायनिक और मानव संयोजन ऑर्किड के अंदर एक रिएक्शन पैदा करता था, जो उनकी छिपी ताकत और शक्ति को खोल देता था। यही कारण था कि वो कोको के पेड़ों को अपनी पवित्र जमीन मानते थे। ये उन्हें अपनी टेरिटरी को हर खतरे से बचाने की ताकत देता था। अगर ककाओ बीन्स का स्वाद इतना कड़वा न होता तो वो इसे नाश्ते की तरह खाते और हमेशा ताकतवर और शक्तिशाली रहते। लेकिन बदकिस्मती से ऑर्किड को इसकी कड़वाहट इतनी नापसंद थी कि वो इसे सिर्फ आपातकाल में या वाकई जरूरत पड़ने पर खाते थे। चीफ ने आंखें बंद की और गॉडेस के आशीर्वाद के लिए आभारी हुआ। उसने नीचे बैठकर स्क्वाट किया। उसकी जांघें जमीन के लगभग समानांतर थीं। उसने अपनी जांघों को एक साथ थपथपाया, एक लयबद्ध आवाज पैदा की जो कोको के पेड़ों के जंगल में गूंजने लगी। बो ओ ओ ओ, चीफ ने पूरी ताकत से चिल्लाया। उसने अपनी बॉडी को और जोर से थपथपाना शुरू किया, ये दिखाते हुए कि ककाओ बीन्स के बदलाव से उसका शरीर कितना मजबूत हो गया था। बो ओ ओ ओ, किसी तरह उसकी आवाज उसके शरीर से निकलने वाली आवाजों के साथ तालमेल में आ गई। हर थप्पड़ को चीफ के शरीर से निकलने वाली अर्थमाना ने समर्थन दिया, जो साउंड तरंगों के रूप में आसपास के एनवायरनमेंट में फैल रही थी। जैसे ही अर्थमाना से भरी ध्वनि तरंगे कोको के पेड़ों से गुजरी, उनकी शाखाएं ऐसे कंपन करने लगीं जैसे उन पर हवा का झोंका आया हो। चीफ का अनुष्ठान और तेज हो गया। ध्वनि की वजह से शाखाओं में और ज्यादा कंपन होने लगा और आखिर में पेड़ खुद एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने लगे, जैसे नाच रहे हों। जैसे ही पृथ्वी माना से भरी ध्वनि तरंगे ककाओ के पेड़ों से गुजरी, उनकी टहनियां इस तरह हिलने लगीं जैसे उन पर हवा का झोंका आया हो। चीफ का रस्मी अनुष्ठान और तेज हो गया। ध्वनि की वजह से टहनियों में और ज्यादा कंपन होने लगा और आखिर में पेड़ एक तरफ से दूसरी तरफ हिलने लगे, जैसे नाच रहे हों। इस अनुष्ठान से ऑर्किड अपनी पवित्र जमीन की रक्षा करते थे। यही कारण था कि भूकंपों से जंगल तबाह होने के बावजूद ये ककाओ के पेड़ अडिग रहे। हर ककाओ पेड़ के हिलने से उनकी जड़ें जमीन से ढीली हो जाती थीं, जिससे मिट्टी इतनी लचीली हो जाती थी कि भूकंप में भी पेड़ स्थिर रहते थे। ऑर्किड को लगता था कि उनकी जिंदगी का मकसद पवित्र जमीन की रक्षा करना और देवी को धन्यवाद देना है। ऑर्केनाइन कबीले का मानना था कि उनका अनुष्ठान ककाओ के पेड़ों को नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। अपनी बॉडी को जोर जोर से थपथपाकर और हर पेड़, जड़ और पत्ती में गूंजने वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाजें पैदा करके
वे अपनी माना को पवित्र जमीन को समर्पित करते थे, जिससे जीवन चक्र पूरा होता था। लेकिन ऑर्क्यूपाइन कबीले की सोच पूरी तरह अलग थी। उनका अनुष्ठान बिल्कुल अलग था। वे अपने शरीर के कांटों और रीढ़ों को झटक कर एक तेज लयबद्ध धुन बनाते थे, जिससे पेड़ों में कंपन होता था। और नरकेनाइन चीफ को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑर्क्यूपाइन के अनुष्ठान के कंपन पेड़ों को ज्यादा लोड कर रहे थे, जिससे ढेर सारी पत्तियां गिर रही थीं। उनका तरीका बहुत सावधानी भरा था, जिससे पेड़ धीरे धीरे हिलते रहते थे। लेकिन अगर आप ऑर्क्यूपाइन चीफ से पूछें, तो वह कहेगा कि ऑर्केनाइन्स बहुत नरम है। उनके कंपन से कुछ अतिरिक्त पत्तियां गिर सकती हैं, लेकिन ये पेड़ों को आंतरिक कीटों से मुक्त करने की छोटी कीमत थी। हर कबीले का अपना नजरिया था, और यही गृह युद्ध का कारण बन गया था। कौन ऑर्किड जमीन पर रहेगा और उसकी रक्षा करेगा, यह तय करने के लिए दोनों कबीलों ने अपने अनुष्ठानों को बेहतर साबित करने की कोशिश की। इससे तनाव पैदा हुआ। एक तरफ ऑर्केनाइन, दूसरी तरफ ऑर्क्यूपाइन, दोनों चिल्ला चिल्लाकर और अनुष्ठान करके एक दूसरे को हावी करने की कोशिश में। बात इतनी बढ़ गई कि उनकी चिल्लाहट आसपास के जीवों के लिए बहुत परेशान करने वाली हो गई, जिससे पक्षी शांति की तलाश में बाहर उड़ने लगे। ये सब अभी भी चल रहा था, और ऑर्केनाइन चीफ अपनी पवित्र जगहों पर इसका असर महसूस कर रहा था। ककाओ के पेड़, जो उसके अनुष्ठान नृत्य के साथ धीरे धीरे हिल रहे थे, अचानक रुक गए और कंपन करने लगे। इससे पत्तियां धीरे धीरे चीफ के चेहरे पर गिरने लगीं, जिससे उसका पहले से गुस्सैल चेहरा और भड़क गया। सिर्फ एक शख्स की चीख इस इलाके तक पहुंच सकती थी। ऑर्क्यूपाइन चीफ, राह, ताह, ताह, एक आवाज गूंजी। तू बेचैन हो गया ना भाई? चीफ ने जंगल की गहराई में देखा, जहां से उसके प्रतिद्वंद्वी की तेज आवाज आ रही थी। उसने इन पेड़ों को बीज से लेकर परिपक्वता तक इतने प्यार से पाला था, और अब कायर और क्यूपाइन कबीला बिना सोचे उन्हें जोर जोर से हिला रहा था। अविश्वसनीय। ऑर्केनाइन चीफ का मानना था कि ये पेड़ पवित्र हैं और उन्हें वैसा ही सम्मान देना चाहिए, लेकिन ऑर्क्यूपाइन चीफ की सोच साफ तौर पर अलग थी। साफ है कि हमें ही इन पवित्र पेड़ों की रक्षा करनी होगी। हम तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाएंगे, चीफ ने कहा। उसने अपनी आंतरिक शक्ति को जुटाना शुरू किया, वो ताकत जो ककाओ बीन्स ने उसे दी थी। अपनी मजबूत जांघों को थपथपाते हुए एक दिखने वाली ध्वनि तरंग, जो गाढ़े पृथ्वी माना से बनी थी, जंगल में गूंजने लगी। दोनों ध्वनि तरंगें हवा में टकराईं। ऑर्केनाइन चीफ ने अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रभाव को रद्द कर दिया और अपनी जमीन के ककाओ पेड़ों का नियंत्रण वापस ले लिया। पेड़ फिर से हल्के हल्के हवा में हिलने लगे, लेकिन वह अभी खत्म नहीं हुआ था। ऑर्क्यूपाइन चीफ ने उसकी जमीन पर दबदबा बनाने की कोशिश की थी। वह इसे हल्के में नहीं लेने वाला था। अब जवाबी हमले का समय था। ऑर्केनाइन चीफ ने अपनी बॉडी को पहले से भी जोर से थपथपाया, बो ओ ओ ओ चिल्लाते हुए अपने अनुष्ठान को प्रतिद्वंद्वी की जमीन में गहराई तक पहुंचाने के लिए। जंगल के दूसरी तरफ ऑर्क्यूपाइन चीफ ने महसूस किया कि उसके आसपास के ककाओ पेड़ धीरे धीरे हवा में हिलने लगे। उनका कंपन रुक गया। मेरे भाइयों, उसने अपने ऑर्क्यूपाइन ऑर्किड से चिल्लाकर कहा, वो बेवकूफ मीटरहेड्स इस युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। हम उन्हें दिखाएंगे कि हमारे कांटे उनसे कहीं ज्यादा बेहतर और अच्छे हैं। उन्होंने जवाबी हमला शुरू किया, अपने शरीर के कांटों को झटक कर प्रतिद्वंद्वियों की बर्बर गड़गड़ाहट वाली आवाजों से मुकाबला करने के लिए। इससे युद्ध और बढ़ गया। दोनों कबीले पहले से ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे, एक दूसरे को मात देने की कोशिश में। उनके अनुष्ठान पूरे जंगल और आसपास के इलाकों, जिसमें नया ऑर्किड टाउन भी था, वहां तक गूंजने लगे। चैतन्य रिबॉर्नियन इंजीनियरों को इमारतों की नींव के लिए कंक्रीट डालते देख रहा था। तभी उसे हवा में एक अशांति महसूस हुई। चैतन्य ने आसपास देखा और जंगल से आ रही दो अलग अलग पृथ्वी माना सिग्नेचर को नोटिस किया, जो आपस में टकरा रही थीं और एक गुस्सैल माना तूफान बना रही थीं, जो उनकी दिशा में आ रहा था। चूंकि ये सिर्फ माना युक्त ध्वनि तरंगें थीं, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं थीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेज थीं। नया ऑर्किड टाउन के स्थानीय लोगों को अचानक एक तेज और एक धीमी आवाज सुनाई दी।
जो उनके कानों को चीर रही थी। उन्होंने जल्दी से अपने कान ढक लिए और जमीन पर लेट गए। ये पहली बार नहीं था कि उन्हें जंगल से ऐसी कर्कश आवाजें सुनाई दी थीं। भले ही ये आवाजें हानिरहित थीं, लेकिन ये ज्यादातर एक दिन या उससे ज्यादा चलती थीं, जिससे उनकी जिंदगी दुखी हो जाती थी, क्योंकि उनके कानों में सिर्फ वही चीख गूंजती रहती थी। बेलटाइन ने अपने बग रिटेल सिस्टम बगल में बैठे एक बच्चे के कान ढक लिए और उसकी रक्षा को प्राथमिकता दी, अपनी मदद करने के बजाय। वो आवाज बर्दाश्त करने वाली थी, लेकिन तभी सन्नाटा छा गया। बेलटाइन ने चारों तरफ देखा और नोटिस किया कि उसके शरीर के आसपास एक प्रिज्मेटिक बबल था, जिसने उसके कानों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब उसे वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बेलटाइन अकेली नहीं थी जिसे इस बबल को देखकर हैरानी हुई थी। उसके आसपास हर ऑर्किड इस सुरक्षात्मक ढाल से सुरक्षित होने के साथ साथ हैरान भी था। ये और कुछ नहीं, उनका इनबिल्ट स्किल लेसर यूनिटी डिफेंस था, जो चैतन्य ने उनके टैलेंट्स को जागृत करने के बाद उन्हें दिया था। ये क्या आवाज है? चैतन्य ने बेलटाइन के पास पहुंचते हुए पूछा। नॉर्मल हिंदी में अनुवाद। बेलटाइन ने अपने बगल में बैठे एक बच्चे के कान ढक लिए और उसकी रक्षा को प्राथमिकता दी, अपनी मदद करने के बजाय। वो आवाज सहन करने लायक थी, लेकिन तभी अचानक सन्नाटा छा गया। बेलटाइन ने चारों तरफ देखा और गौर किया कि उसके शरीर के आसपास एक प्रिज्मेटिक बबल था, जिसने उसके कानों को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से बंद कर दिया था। अब उसे वो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बेलटाइन अकेली नहीं थी जिसे इस बबल को देखकर हैरानी हुई थी। उसके आसपास हर ऑर्किड इस सुरक्षात्मक ढाल से सुरक्षित होने के साथ साथ हैरान भी था। ये और कुछ नहीं, उनका इनबिल्ट स्किल लेसर यूनिटी डिफेंस था, जो चैतन्य ने उनके टैलेंट्स को जागृत करने के बाद उन्हें दिया था। ये क्या आवाज है? चैतन्य ने बेलटाइन के पास पहुंचते हुए पूछा।